इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस है और जहां बीजेपी ने अपने 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह और जोश के साथ कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस खास मौके पर बीजेपी के शासित राज्यों में पार्टी का झंडा फहराया गया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने संगठन के इतिहास, विचारधारा और उपलब्धियों को भी याद किया। पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी ने अपने 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह और जोश के साथ कार्यक्रम आयोजित किए। इस खास मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी का झंडा फहराया गया और कार्यकर्ताओं ने संगठन के इतिहास, विचारधारा और उपलब्धियों को याद किया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को बीजेपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये पार्टी और देश के लिए गर्व की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने उन पूर्वजों की स्मृतियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए पार्टी की स्थापना काल से लेकर अब तक पार्टी को अपना सब कुछ देने का काम किया है। आज पार्टी उन्हीं की मेहनत की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और 47वां स्थापना दिवस पूरे देश में और बिहार में इस स्थापना सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें गौरव हासिल है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। ये सिर्फ केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस देश के राजनीति में प्रखर राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों पे जिन्होंने राजनीति की और 1980 में जो पार्टी स्थापन हुई और 46 साल में जिस प्रकार से आज एक मकान पे पहुंची है, मुझे लगता है मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज भी पार्टी अटल जी की जो विचार थे, पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज कई राज्य में हमारी हुकूमत है और इस बार बंगाल में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। कई स्थानों पर विशेष सभाएं, जनसंपर्क अभियान और सेवा कार्य भी आयोजित किए गए। साथ ही बीजेपी नेताओं ने संदेश दिया कि बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और आगे भी विकास, सुशासन और जनसेवा के मार्ग पर कार्य करती रहेगी। बता दें कि भारत में आज 21 राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन वाली एनडीए सरकार है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में मानिकचक में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित किया और जहां उनकी ओर से बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नजर आए तो किसी को भी वोट ना डालने दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के मानिकचक में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान कई तीखे और विवादास्पद बयान दिए। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नजर आए तो किसी को वोट न डालने दिया जाए। सीएम ममता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ईवीएम मशीनें केंद्र सरकार के अधीन बनती हैं, इसलिए यदि उनमें खराबी दिखे तो मतदान प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जाए। आपको मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा भी करनी है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी माहौल और गर्मा गया है।
बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सीएम ममता के इस बयान को बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ होती है तो वो 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बनी। ममता जी हार रही हैं, हताश है। 2 बार तो ईवीएम से जीती है ना, कैसे बनी है मुख्यमंत्री? ईवीएम से ना। हाँ, ग्राम पंचायत में लूट करती है बैलेट पेपर का। तो जब आप ईवीएम से जीते तो ईवीएम ठीक है, अब जनता आपको हराना चाहती है तो ईवीएम खराब है। ये कौन सी सोच है भाई? आज देखिए कांग्रेस पार्टी कई सरकारें ना ईवीएम से, उनके इतने एमपी बने ना ईवीएम से। इसलिए इस तरह की हताशा भरी बात का एक ही संकेत है, ममता जी वहां हार रही है। सर में हार चुके हैं लोग। ममता बनर्जी ने देख लिया जनमानस की जो भावना है तो मेरे खिलाफ है, इसलिए वो वोट बहिष्कार की बात कर रही हैं, यानी पीछे हट रही हैं। युद्ध के मैदान में जो पीछे हट जाए, अब समझ सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो इसलिए जाना तय है टीएमसी का, ममता जी का। ये लोकतंत्र विरोधी जो बयान है, मताधिकार राष्ट्रीय कर्तव्य है और इससे विमुख होने की नसीहत किसी संवैधानिक पद पर बैठा राजनेता अगर करता है, एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री करता है, तो निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ईवीएम का कहानी चलेगा नहीं, जो भी आएगा जाके कंप्लेन करे, ईवीएम टेस्ट करके देख ले, वो सब पुराना हो गया है। आप कोई रास्ता बचेगा नहीं, ममता बनर्जी की विदाई निश्चित। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि दोनों दलों ने राज्य में अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। अब किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 मई के बाद चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम अमर अहमद इलायसी का बयान सामने आया है और जहां आपको बता दें कि श्रीनगर में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और उनके अनुसार अब पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई हैं। इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान सुर्खियों में है। इमाम उमर अहमद इलियासी ने श्रीनगर में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पत्थरबाजी की जगह शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के हाथों में पत्थरों की जगह कलम है। आप कश्मीर को देख रहे हैं, आज कश्मीर कितनी तरक्की पर जा रहा है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरह से तरक्की हो रही है, लोगों में खुशहाली आ रही है। जो बच्चे पत्थर फेंकते थे आज उनके हाथ में कलम है, तरक्की की निशानी है। तो मैं इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से आज का जो कश्मीर है, चूंकि कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को उन्होंने ताज की तरह बनाया है। अब इमाम उमर अहमद इलियासी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब बयान सरकार दिलवाती है। वो तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, वो तो 2014 के पहले ही कह रहे थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर था तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना गिड़गड़ा रही थी, तो पीओके क्यों नहीं ले लिया। एक नैरेटिव बनवाया जाता है, सबको पता है कि इसके पीछे क्या है। दूसरी बात है, जो SC ST का कल्याण होता था पहले, उनके साथ भेदभाव बहुत बढ़ गया 370 हटने से। जबकि बीजेपी उमर अहमद इलियासी के बयान को सही बता रही है और कह रही है कि जल्द पीओके भी हमारा होगा। भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया है और देर सवेर अपने हिस्से के कश्मीर को भी हम पाकिस्तान से छीनेंगे ही। और 370 के बाद सच में अमन चैन हो गया। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था 2019 में कि 370 हटने के बाद पूरे भारत में, पूरे कश्मीर में तनाव का माहौल है और लगातार पत्थरबाजी और बहुत तनाव है। पाकिस्तान ने अपने जो डॉक्ट्रिन था, यूएन में जो पेश किया था, उसमें इसको दिखाने का काम किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को कर रहा है। इलियासी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भी जल्द भारत में शामिल होने की बात कही। अब उनके ये बयान देश में एक बार फिर कश्मीर की चर्चा को
हवा दे रहे हैं, जिस पर विपक्ष की ओर से राजनीति होना भी लाजमी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात विधानसभा के द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने असंवैधानिक इसे बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ओवैसी के मुताबिक यह बिल इस्लाम के खिलाफ है और समाज में विभाजन पैदा भी कर सकता है। गुजरात में यूसीसी बिल पास होने पर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी दिख रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात विधानसभा द्वारा हाल ही में पास किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल की कड़ी आलोचना की। ओवैसी ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन करता है। ओवैसी के मुताबिक ये बिल इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल मुसलमानों की व्यक्तिगत कानूनी व्यवस्था पर हमला करने वाला है। ओवैसी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया आई। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने उन पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी को मुस्लिमों के हित की बात करनी चाहिए। आखिरकार नारियों को जो अधिकार हिंदू नारियों को हैं वो मुस्लिम नारी को क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, ये बाल कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है कि आखिरकार जो बच्चों को जो अधिकार शेष लोगों को है तो मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम बच्चों को भी क्यों नहीं मिलने चाहिए? महिलाओं को आखिरकार जो अपना पति की संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? दत्तक ग्रहण करने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको? ऐसे अनेक अधिकार हैं जिनसे कि मुस्लिम महिलाएं वंचित हैं। उन अधिकारों के लिए बात हो रही है, किसी का अधिकार छीने नहीं जा रहे, नहीं किसी तरह का कोई मजहबी कोई इसमें फुट है जिसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने पर आरएसएस के स्टार प्रचारक इंद्रेश कुमार ने निशाना साधा। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कोई अधिकृत संस्थान नहीं है, कुछ लोगों ने बनाई हुई मुस्लिम प्राइवेट संस्था है। पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में हार चुका है। मुसलमानों उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब मुसलमान को ही अपने लिए हितकर नहीं लगता है तो बाकियों को सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया है, जिसे लेकर मुस्लिम नेताओं की तरफ से विरोध हो रहा है और इसी की वजह से ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई, जिसका जवाब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और जहां तुर्कुलिया इलाके में भी इस घटना के बाद मातम पसर गया, तो वहीं शराबबंदी लागू होने के बावजूद गांवों तक जहरीली शराब पहुंचने को लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जहां मामले की जांच लगातार जारी है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। यहाँ के तुर्कौलिया इलाके में मातम पसरा है। सवाल ये है कि शराबबंदी के बावजूद गांवों में ये जहर पहुंचा कैसे? मामले में एसआईटी ने इस पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ लिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस घटनाक्रम पर राजनीति भी हो रही है। बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी की माने तो शराबबंदी की पोल खुल गई है। सरकार में बैठे लोग ही शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो हमेशा इस बात को रख रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो अब इन लोगों का तो आंख का आंसू जो है सूख गया है, कोई शर्म बची कहाँ है? काम की बात तो कुछ करते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। दिन भर हम लोगों को गाली देना और सिस्टम और मशीनरी तंत्र को लगा के चुनाव जीत करके जिस हिसाब से इन लोगों का घमंड बोलता है, ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए, सरकार बनी है तब से कोई काम की बात हो रही है क्या? महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है? बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया।
उधर सरकार की ओर से भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए नेताओं की माने तो सरकार जांच कर रही है और सख्ती से शराबबंदी कानून लागू रहेगा। नहीं, जो भी घटना घटी है शराब का, ये तो उस पर तो सरकार संवेदनशील है, प्रशासन हमारी लगी हुई है। और रही बात समीक्षा की, चाहे जो प्रतिद्वंदी जो है कुछ इस पर बोल रहे हैं, तो इक्का दुक्का कहीं घटना घटती है, इसके लेके इसको इतना देने की जरूरत नहीं है। ये सख्ती से शराब बंदी कानून लागू रहेगा और उस पर कोई समीक्षा नहीं। उसकी जांच हो रही है और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे सब पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून को अपने हाथ में लेने का, कानून को तोड़ने का किसी को इजाजत नहीं दिया जाएगा। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई की है। तुरकोलिया के थानाध्यक्ष उमाशंकर मांझी और चौकीदार भरत राय को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जिले भर में चलाए जा रहे अभियान में 39 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ और दंगों को बढ़ावा दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ और दंगा कराने का काम किया, लेकिन बीजेपी ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर असमिया पहचान को खत्म करने की कोशिश की और असम के नागरिकों और बहनों के हक पर घुसपैठियों के जरिए डकैती डलवाई। सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम घुसपैठ पर तो होगा नहीं, ये कंपटीशन में किनके साथ? जिनके साथ कंपटीशन है वो घुसपैठ बहुत बोलते हैं, तो इनको लगा कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं तो मैं भी घुसपैठ बोलूं। रोजगार इन दोनों में से किसी की जुबान से नहीं निकलता, भूखमरी दोनों की जुबान से नहीं निकलती, गैस की संकट पे दोनों में से कोई नहीं बोल रहे हैं, तो शब्द वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है। अरे अगर एक भी घुसपैठिया है ना 10-12 साल से तो आप हो, कहो ना कि इसका मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि फलाना आदमी घुसपैठ रोकने में नाकामयाब रहा है, और हम जानते हैं किनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। जबकि एनडीए के नेता सीएम योगी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या गलत कहा है? असम हो, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हो, दिल्ली हो, हर जगह कांग्रेसी ने ही घुसपैठिया करवाया है। बांग्लादेशी को संरक्षण देके उनको वोटर आई कार्ड बनवा के अपना एक वोट बैंक तैयार करती थी कांग्रेस, और अब ये इकोसिस्टम टूट रहा है तो छटपट मच रहा है, छटपटाहट। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घुसपैठ भारत को अस्थिर करते हैं और जो घुसपैठ हैं उनको बाहर निकालना ये हमारा फर्ज बनता है। जो लोग शरण देते हैं घुसपैठ को सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से, अब वक्त आ गया है कि ये आधार पे समझ लें कि कौन है भारतीय नागरिक और कौन है वो नागरिक जो आ रहे हैं भारत में भारत को अस्थिर करने के लिए। असम में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इस समय प्रचार कर रहे हैं, और इसी की वजह से शुक्रवार को सीएम योगी की असम में एक बड़ी रैली भी हुई थी, जहां उन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर कई हमले किए थे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।